तो आज हम कहानी समझेंगे भारत के एक ऐसे शख्स की जिन्हें कोई जेम्स बॉन्ड कहता है तो कोई चाणक्य। बड़ा सवाल ये है कि आखिर एक पुलिस अफसर भारत का सबसे ताकतवर रणनीतिकार कैसे बन गया। तो चलिए समझते हैं अजीत डोभाल के उस सफर को जो तारीफों और हाँ विवादों दोनों से हमेशा घिरा रहा है। कहते हैं ना, किसी को समझना हो तो उसकी शुरुआत देखो। तो चलिए हम भी वहीं से शुरू करते हैं। देखते हैं डोभाल के उन शुरुआती मिशनों को जिन्होंने उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके की नींव रखी। उनका करियर ग्राफ देखिए, एकदम रॉकेट की तरह ऊपर गया। इकोनॉमिक्स में मास्टर्स, फिर सिर्फ 22 साल की उम्र में आईपीएस बन जाना और कुछ ही सालों के अंदर आईबी में एंट्री। ये सिर्फ कह सकते हैं कामयाबियां नहीं थी, ये एक इशारा था कि भारतीय इंटेलिजेंस में एक नया दौर आने वाला है। पुलिस सर्विस में आए अभी कुछ ही महीने हुए थे और डोभाल को सीधा केरल के दंगों की आग में झोंक दिया गया। थलासेरी में आप सोचिए, हालात इतने बेकाबू थे कि पुलिस तक वहां जाने से कतरा रही थी। लेकिन डोभाल का तरीका ही अलग था। उन्होंने बंदूक नहीं, दिमाग चलाया। वो सीधे दंगा प्रभावित इलाके में घुसे, जमीनी हकीकत पता की, दोनों तरफ के जो मेन लीडर्स थे उनको पकड़ा और एक सीधी सी बात पर जोर दिया, जो भी लूटा है वो वापस करो। और नतीजा, बिना एक गोली चलाए तनाव शांत हो गया। शायद यही उनके करियर का पहला बड़ा सबक था कि जानकारी और बातचीत कभी-कभी ताकत से ज्यादा असरदार होती है। अच्छा, केरल के बाद अगला पड़ाव सुलगता हुआ मिजोरम। यहाँ लालडेंगा का जो मिजो नेशनल फ्रंट था वो एक हिंसक अलगाववादी मुहिम चला रहा था और मुश्किल बात यह थी कि ज्यादातर स्थानीय लोग भी उनके साथ थे। अब यहां डोभाल ने जो किया ना, वो सच में किसी जासूसी नॉवल से कम नहीं था। वो अंडर कवर हुए, बागियों के बीच पहुंचे, उनके साथ सबसे बड़े मिलिट्री कमांडरों से दोस्ती गांठी और फिर एक एक करके उनमें से 6 का मन ही बदल दिया। जरा सोचिए, दुश्मन के 6 टॉप कमांडरों को अपनी तरफ कर लेना, वो भी बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े। और इस ऑपरेशन की कामयाबी का सबसे बड़ा सबूत वो खुद दुश्मन के मुंह से आया। लालडेंगा ने बाद में कहा, अजीत डोभाल मेरे 6 कमांडर ले गया। इसके बाद आप समझ सकते हैं, लालडेंगा के पास बातचीत की मेज पर आने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। तो ऐसी एक के बाद एक कामयाबियों का नतीजा ये निकला कि जिस प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल को पाने में मतलब अच्छे अच्छे अफसरों को 14 साल लग जाते हैं, वो डोभाल को सिर्फ 7 साल की सर्विस में मिल गया। ये अपने आप में एक साफ इशारा था कि वो कोई आम अफसर नहीं है। तो देश के अंदरूनी मामलों के बाद अब डोभाल का फोकस शिफ्ट हो रहा था भारत के सबसे बड़े बाहरी खतरे की तरफ, यानी पाकिस्तान। और यहां पर उनकी रणनीति का असर ना बहुत साफ दिखता है जब हम 2 बड़े ऑपरेशनों की तुलना करते हैं। एक तरफ था 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार, एक सैन्य हमला जिसमें काफी नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ था 1988 का ऑपरेशन ब्लैक थंडर, जिसे डोभाल की इंटेलिजेंस ने लीड किया था। इस ऑपरेशन में डोभाल ने जो किया वो सच में उनकी दिलेरी की मिसाल है। वो एक रिक्शा चालक बनकर स्वर्ण मंदिर के बाहर पहले तो जानकारी जुटाते रहे और फिर एक आईएसआई एजेंट होने का नाटक करके अंदर घुस गए। अंदर से ही उन्होंने आतंकवादियों को गुमराह किया, उनकी लोकेशन बाहर कमांडो तक पहुंचाई और जब सप्लाई लाइन काट दी गई तो हताश हो चुके आतंकियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और नतीजा, बिना किसी बड़े नुकसान के एक बेहद सफल ऑपरेशन। तो मैदान की लड़ाइयां तो वो जीत करे थे, लेकिन अब डोभाल सत्ता के गलियारों की जो शतरंज है ना, उसमें उलझने वाले थे। अब बात करते हैं कश्मीर की। देखिए, सोर्स मटेरियल के मुताबिक जब बीजेपी सरकार ने उन्हें कश्मीर भेजा तो वहां की राजनीति में एक बड़ा भूचाल सा आ गया। हुआ ये कि कांग्रेस के एक बहुत कद्दावर नेता थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, कथित तौर पर डोभाल से कुछ मुलाकातों के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी नई पार्टी पीडीपी बना ली। अब इस एक कदम ने कश्मीर में कांग्रेस की पकड़ को कह सकते हैं लंबे समय के लिए कमजोर कर दिया। तो डोभाल पर आरोप ये लगे कि उन्होंने ये सब जानबूझकर करवाया और इस वजह से उन्हें कुछ ताकतवर दोस्त तो मिले, लेकिन कई दुश्मन भी बन गए। और उन दुश्मनों का असर शायद तब दिखा जब 2004 में कांग्रेस की सरकार वापस सत्ता में आई। डोभाल को इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर तो बनाया गया, लेकिन उनका जो 2 साल का तय कार्यकाल था उसे सिर्फ 8 महीने में ही खत्म कर दिया गया और 2005 में उन्हें रिटायर होना पड़ा। लेकिन अजीत डोभाल के ऐसे लोगों के लिए रिटायरमेंट का मतलब अंत नहीं होता। इसका मतलब होता है काम करने के तरीके का बदलना। तो अब वो सरकारी सिस्टम से बाहर थे और पर्दे के पीछे से अपना खेल खेल रहे थे। साल 2005 रिटायरमेंट के ठीक बाद की बात है। उन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दाऊद इब्राहिम को खत्म करने का एक बहुत ही साहसी प्लान बनाया।
उन्हें खबर मिली कि दाऊद दुबई में अपनी बेटी की शादी के रिसेप्शन में आने वाला है। तो डोभाल ने दाऊद के दुश्मन छोटा राजन से संपर्क किया और उसके 2 शार्प शूटरों को दिल्ली बुलवाया। प्लान यह था कि डोभाल खुद पर्सनली उन शूटरों को ट्रेन करके दुबई भेजेंगे। सोचिए, सब कुछ तैयार था, लेकिन एकदम आखिरी वक्त पर यह पूरा का पूरा मिशन लीक हो गया। हुआ ये कि मुंबई पुलिस ने उन शूटरों को पकड़ लिया। अब कहा जाता है कि डोभाल उस पुलिस अफसर पे बहुत ज्यादा बिगड़े थे जिसने उनके शूटरों को गिरफ्तार किया था और उनसे कहा, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जाहिर है यह नाकामी उन्हें बहुत चुभी थी। सरकारी सिस्टम से बाहर रहकर भी डोभाल शांत नहीं बैठे। 2009 में उन्होंने विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन नाम का एक थिंक टैंक शुरू किया। अब सोर्सेस के अनुसार इसी थिंक टैंक ने काले धन पर एक बड़ी रिपोर्ट जारी की और ऐसे सेमिनार आयोजित किए जिनसे 2011 के उस बड़े भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को हवा मिली। और हम सब जानते हैं, उसी आंदोलन ने 2014 में देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। और 2014 का वही राजनीतिक बदलाव अजीत डोभाल की सत्ता में जबरदस्त वापसी लेकर आया। इस बार वो किसी एजेंसी के डायरेक्टर नहीं बने, बल्कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए बनकर लौटे। अब वो भारत की पूरी सुरक्षा नीति के केंद्र में थे। और एनएसए बनते ही उन्होंने भारत की सुरक्षा नीति को, कह सकते हैं, पूरी तरह से बदल दिया। इसी को डोभाल सिद्धांत या डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। इसका मतलब अगर सीधे शब्दों में समझें तो ये था कि अब भारत सिर्फ हमले होने पर जवाब नहीं देगा, बल्कि खतरों को उनके घर में घुसकर खत्म करेगा। ये जो डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव वाला शिफ्ट था ना, ये बहुत बड़ा था और इसके नतीजों पर आज भी बहस होती है। लेकिन सत्ता के शिखर पर बैठने की एक कीमत भी होती है। डोभाल के कार्यकाल में उनके परिवार पर, खासतौर पर उनके बेटों पर कई तरह के राजनीतिक आरोप लगे। कभी उनके एक बेटे की कंपनी में पाकिस्तानी पार्टनर होने का आरोप लगा, तो कभी दूसरे बेटे पर नोटबंदी के ठीक बाद एक टैक्स हेवन देश में कंपनी खोलने का। हालांकि एक मामले में जब उनके बेटे विवेक ने मानहानि का केस किया तो आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता ने कोर्ट में औपचारिक तौर पर माफी मांग ली थी। पर हाँ, ये विवाद उनकी एनएसए वाली पारी का एक हिस्सा बने रहे। तो आखिर अजीत डोभाल हैं कौन? क्या वो मिजोरम के जंगलों में भेष बदलकर घूमने वाले एक जासूस हैं, या ऑपरेशन ब्लैक थंडर के हीरो, या फिर कश्मीर की राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी, या फिर आधुनिक भारत की आक्रामक सुरक्षा नीति के रचयिता? उनकी कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि देश की सुरक्षा के लिए एक व्यक्ति खुफिया जानकारी, ताकत और राजनीति की सीमाओं को आखिर कहां तक ले जा सकता है। उनकी असली विरासत क्या है, इसका फैसला शायद वक्त ही करेगा।